हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 9 का दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर मैथ में दोस्तों संख्या पद्धति या फिर जिसे हम लोग नंबर सिस्टम कह सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दोस्तों इसका जो एक्सरसाइज 1.2 है दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर दूंगा। उसके साथ ही मैंने ऑलरेडी दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे इसके जो संख्या पद्धति के जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं या फिर जिसे कह सकते हैं हम लोग, जिससे प्राकृतिक संख्या क्या होती है या फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारा क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल सारा का परफेक्ट एक तरह से कर सकते हैं। काफी यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे समझा रखा है, जिसमें कि आप लोग यदि हमारे उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं होगी या फिर आप लोग को कुछ भी चीजें यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ वीडियो देखेंगे, आप लोग को सारा कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ एक्सरसाइज 1.1 का भी मैंने सारे क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर का एक वीडियो बना रखा है, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे बहुत सारे वीडियोस नहीं देखा तो आप लोग एक बार चैनल में विजिट करके जरूर देखिएगा। यहाँ पे आज के वीडियो में आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 जो है इसके बारे में बताऊंगा। इसके जो जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो सारे को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। उसके साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं आप लोग को सारा का पैटर्न बताता हूँ। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आते हैं उन सभी का एक पैटर्न बताता हूँ, जिसके कारण आप लोग यदि एक बार वो पैटर्न सीख जाते हैं तो उस रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर काफी इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, आप लोग एक बार वो पैटर्न सीख जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजिली यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का अधिक टाइम ना लेते मैं सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों यहाँ पे पर्सनालिटी 1.2 का यहाँ पे देखते हैं, जो आप लोग को एनसीईआरटी का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पर्सनालिटी 1.2 का यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसमें कि आप लोग से पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य कारण के साथ यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, इसका क्या रीजन है उसके साथ यहाँ पे आप लोग को उत्तर देना। अब यहाँ पे ये मैं आप लोग को दोस्तों हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, एक तरह से कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पर दोस्तों इंग्लिश में तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफी ट्यूटोरियल्स जैसे नहीं मिलेगा आप लोग को। और अगर कुछ ट्यूटोरियल्स जैसे कुछ वीडियोस हैवी है, कुछ लेक्चर्स हैवी है, तो उसमें क्या है कि आप लोग को वो क्वालिटी नहीं मिल पाता या फिर उस प्रकार की जैसे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिससे कि आप लोग काफी इजीली यहाँ पे सारा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी मीडियम में बताऊंगा। इसके साथ यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लोग को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे काफी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में मैथ हो या फिर इंग्लिश में मैथ का आप लोग को पता होगा, दोनों का लगभग सेम ही होता है। हिंदी में ये इजी होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन सभी को समझने में अच्छा होता है क्वेश्चन। बाकी आप लोग हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से मैथ में उतना यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, सारा का आंसर लगभग से सेम में ही यहाँ पे मेनली है कि नंबर में लगभग सारा लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लैंग्वेज का यूज होता है, तो इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग को सिर्फ समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हिंदी में यदि क्वेश्चन आता है तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक संख्या ये वगैरह इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो यदि नहीं देखा है तो मैं आप लोग को 2 मिनट में यहाँ पे सबसे पहले एक बार रिविजन करवा देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आप लोग को इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक तरह से मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 2 इस तरह से यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले मैं नंबर यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे 3 4 एंड यहाँ पे रैंडमली। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक 0 रहेगा दोस्तों। उसके बाद माइनस में यहाँ पे नेगेटिव -2 -3 यहाँ पे इस बार से रहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को दोस्तों जो हमारे चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहले आप लोग के पास आता है एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नंबर के जिसे काउंटिंग संख्या जिसे कहते हैं, यहाँ पे नंबर की संख्या जो स्टार्टिंग संख्या होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें क्या आता है, जिससे आप लोग को एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यदि मैं आप लोग को 10 पेंसिल लाने बोलूंगा तो आप लोग इसे किस पार्ट से काउंट करेंगे, 1 पेंसिल 2 पेंसिल, इस तरह से आप लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 1 से जहां से आप लोग गिनती स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसे ही हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कहते हैं या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसे n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये जितने भी दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ बार से प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बाद तो पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो 0 ऐड करने के बाद हमारे पास जो संख्या आता है यही हमारा पूर्ण संख्या है। यहाँ से लेकर यहाँ रैंडमली यहाँ पे अनंत तक, जैसे इनफिनिट तक, ये जितने भी 0 ऐड करने के बाद संख्या आती है ये सारा हमारा कहलाता है दोस्तों पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग फिर पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो, तो यहाँ पे एक और आता है हमारे पास पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? अब जब ये जो नंबर है दोस्तों इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, तो ये दोनों में यदि हम लोग नेगेटिव नंबर यहाँ पे कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो आता है दोस्तों उससे ही पूर्णांक संख्या कहता है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होता है उसे एन से डिनोट किया जाता है, पूर्ण संख्या को यहाँ पे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू से। उसके साथ ही यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स आ गए, जो पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे देखते हैं ये पूरा ऑल टोटल यहाँ से यहाँ तक जितने भी दोस्तों है, ये माइनस के साथ यहाँ पे इसे नेगेटिव नंबर 0 और 1 2 3 सारा ऐड हो जाएगा, तो इसे हमारा ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये कुछ पास यहाँ पे दोस्तों हमारे पास सबसे पहले ये 3 हो गया। उसके बाद एक और आता है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या आता है? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, वो ही यहाँ पे परिमेय संख्या का आता है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये जो पी बाई क्यू है दोस्तों, ये दोनों पूर्णांक संख्या में आ सकता है। पूर्णांक संख्या जिस पर मैंने बताया, पूर्णांक संख्या में ये नेगेटिव नंबर 0 1 2 3 सारा कुछ आता है, तो ये पूर्णांक संख्या में से हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। जैसे -3 हो गया, इसे ऐड करना चाहिए, इसे कर सकते हैं। उसके बाद 0 में यहाँ पे से 0 यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता, आप लोगों को पता हो। उसके अलावा हम लोग कुछ भी 1 2 3 4 यहाँ पे जितना चाहे ये सारा ऐड करेंगे, तो ये सारा हमारा परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, अब परिमेय संख्या में डेसिमल भी हो सकता है, जैसे डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में क्या होगा? जैसे 1/2 का हम लोग यदि परिमेय संख्या, ये जैसे पी बाई क्यू के रूप में, तो परिमेय संख्या। और यहाँ पे 1/3 देख सकते, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज और यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, जैसे 1/2 है दोस्तों, ये हमारा इसका मान हो जाएगा कितना? 1.5। तो ये जो देखते हैं यहाँ पे इंटीजर में है, और यहाँ जैसे ये डेसिमल में, और ये देखते हैं 1.5, यहाँ पे 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, इंड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके साथ ही 1.3 का देखते हैं यहाँ पे 1.333 इस तरह से ये रिपीटेड आ जाएगा, यहाँ पे ये इंड नहीं होगा। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जो 3 देखते हैं, 3 हर बार रिपीट हो रहा है। यदि कोई ऐसा नंबर मिलेगा, जैसे कोई ऐसा, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जिसमें कि आप लोग से पूछा जाएगा ये परिमेय है या फिर अपरिमेय, तो यहाँ पे देखते हैं ये अपरिमेय के जैसा ही यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, अनलिमिटेड हुआ। बट इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि इसी के जगह पे हमारा रहता है जिसमें कि 1.358 रेंडमली कुछ यहाँ पे नंबर आ रहे होते हैं 2 3, तो इस पार से यदि आ रहा होता है तो ये हमारा अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, परिमेय कब होगा? जब यहाँ पे 1.5 या फिर कुछ भी आएगा तो यहाँ पे ये इंड हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। या फिर यदि ये रिपीट भी हो रहा होगा अनलिमिटेड टाइम, जिससे ये इंड नहीं हुआ, बट इसमें यदि रिपीटेड नंबर आ रहा है तो ये यहाँ पे जिससे परिमेय हो जाएगा। ठीक है, बट यदि यहाँ पे रिपीटेड नहीं, जिससे नहीं आएगा, ये सिर्फ इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है ये भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग इसे ऐड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, जिसे कि हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0, तो ये है ही इसमें, तो जिसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। ये हो गया इसका। एंड इसमें परिमेय संख्या कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे √3। ठीक है, तो √3 हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे 2 है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। या फिर जो पाई का मान होता है दोस्तों, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये सारे कुछ अपरिमेय संख्या के एग्जांपल्स हो गए। एक और होता है हमारे पास तो वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या? ये जितने भी नंबर्स आप लोग दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये जितना भी देख रहे हैं, तो ये सारा को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो यही हमारे पास जो बन के आएगा दोस्तों वो वास्तविक संख्या। मतलब जितने भी यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, तो ये सारा को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हम लोग से पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों, जितने भी अपरिमेय संख्या, वो एक वास्तविक संख्या होती है फिर नहीं होती, ये पूछ रहा है। तो इसका सबसे पहले आंसर की बात कर लीजिए, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सत्य। अब सत्य क्यों होगा? सबसे पहले अभी जस्ट आप लोग को बताया, जो वास्तविक संख्या होता है उसमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारा कुछ आता है, तो वो वास्तविक संख्या बनता है। जस्ट मैंने आप लोग को रिवीजन करवाया, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो हमारा लेक्चर 1 जो है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया अच्छे से एक्सप्लेन करके। बट अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अभी बताया था, जो कि आप लोगों ने अभी जस्ट अभी देखा है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय, अपरिमेय संख्या सारा संख्या उसमें ऐड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है दोस्तों वो एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल एक तरह से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे -3, -2, -1 या फिर 0, या फिर यहाँ पे एक तरह से हल इसका कर सकते हैं। एक तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए -1, इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पे जितने दोस्तों यहाँ पे है। और अपरिमेय संख्या के भी कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूँ। यहाँ पे √3
2√3 एंड यहाँ पे इसके साथ पाई का मान। तो ये देखते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये सारा जो कि वास्तविक संख्या है, तो ये जो अपरिमेय संख्या है ये भी वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है, तो ये हमारा इसका इसीलिए यह सत्य हो जाएगा। कारण चूंकि आप लोग से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है, तो इसलिए हमारा यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या में ही आता है, संख्या वास्तविक संख्या में ही आता है, तो इसलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या में ही आता है, ठीक है, संख्या में आता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आता है, इसलिए यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस पार से यहाँ पे इसका कारण जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पार्ट से यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है उसका यहाँ पे दे सकते हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। वो जो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका ये प्रत्येक संख्या जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, इसका कारण के साथ यहाँ पे कुछ पार्ट से मैंने आप लोग को आंसर इसका बताया। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 की ओर। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा ताकि आप लोग को यहाँ पे अच्छे से समझ आए और यहाँ पे अच्छे से दिखने में यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑप्शन वही है क्वेश्चन 1 का दोस्तों, जो 1 नंबर का है उसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले जो 2 नंबर का है उसे यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका 2 नंबर है इसमें क्या आप लोग से पूछ रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ जिसे यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या दोस्तों उसका प्रत्येक जो बिंदु है वो √m के रूप का होता है या फिर नहीं होता है, वो यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे असत्य क्यों होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असत्य, और इसका जो 1 नंबर का था उसका सत्य था, ठीक है। तो इसका जो हल एक तरह से कह सकते हैं, जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोग को यहाँ पे इसका भी बताता हूँ, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये क्यों होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं हम लोग। तो संख्या रेखा जिसे यहाँ पे देखते हैं -3 -2 यहाँ पे -1 0, उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे एक तरह से मैंने एक डेमो बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो -3 है या फिर -2 है दोस्तों वो √m के जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो -3 ये या फिर -2 और यहाँ पे -1 यह √m के रूप में नहीं हो सकता, ठीक है। √m के रूप का यहाँ पे देखते हैं के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है, के रूप का नहीं हो सकता, इसीलिए यह असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो सकता इसलिए यह असत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस साइड से उड़ा दिया और यहाँ पे देखते हैं आप लोग देख रहा होगा इस साइड से, तो इसका उतना आप लोग जिसे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत होता ही है, हिंदी लिखे या फिर इंग्लिश, जिससे यहाँ पे थोड़ा बहुत उतना होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं कहना है कि जिससे यहाँ पे सर आपने उल्टा लिख दिया या फिर इस तरह, तो उतना नॉर्मली आप लोग को भी पता होगा। अब आप लोग जैसे ऐसा नहीं कि बच्चे आप लोग 9 10 में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेलिंग में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाए दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे इसका आंसर मैं इस साइड देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या जो दोस्तों वो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होती है या फिर नहीं होती, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे आंसर असत्य ही हो जाएगा। अब असत्य क्यों हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका भी जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हल की ओर आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोग, सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या का हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब वास्तविक संख्या में क्या आता है, p/q के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारा आ जाता है। तो p/q में क्या होगा, जैसे हम लोग कुछ एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -3/2 या फिर पाई का मान जो है वो भी हमारा इसमें आ जाता है वास्तविक संख्या में। उसके साथ ही -3 -2 या फिर कह सकते हैं 1
या फिर इसका 0 या फिर 3 4 इस तरह से जो भी ये सारा हमारा वास्तविक संख्या आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या आ गया। अब इसमें ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है या फिर नहीं, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देख सकते जो -3/2 है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे पाई जो है ये अपरिमेय संख्या होगा, बट यहाँ पे ये सारा देख सकते फिर परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं या एग्जाम्पल या उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे या उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा देखते हैं, या उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यहाँ पे हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इस बार से आप लोग यहाँ पे डाल के इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास तीनों का आंसर हो गया। इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है या फिर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो इसका मैं एक और ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊंगी। यदि आप लोगों को इसके बाद भी समझ नहीं आया तो वैसे मैंने कोशिश किया आप लोगों को काफी इजी प्रोसेस से यहाँ पे बताने का और ये किस कारण से वो सारा बताने का। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी ये सारा तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताइए है, इसका एक तरह से फुल इंट्रोडक्शन दिया है, क्या होता है, किस पार्ट से होता है ये सारा। तो इसके बाद भी इससे कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या और आ जाता है 1.2 एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे कोई धनात्मक जैसे वर्गमूल उसका देना एग्जांपल इसमें कि वो परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं दोस्तों उसके वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं या फिर नहीं होते। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। यदि नहीं है तो यहाँ पे इसका संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, प्रत्येक जैसे धनात्मक संख्या में आ गया, जैसे +2 हो गया, +1 हो गया, या फिर जैसे इस पार से 3 4 जो ये सारे है दोस्तों ये धनात्मक संख्या। ठीक है, अब इसके बाद धनात्मक पूर्णांक है, ये सारा जो देखते हैं दोस्तों धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक का जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे चूंकि मैं इसका वर्गमूल करके दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास √2 है। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे ठीक है, इसका जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसे रूट जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक और जो हमारे पास है दोस्तों जो यहाँ पे 4 है दोस्तों, यहाँ पे जैसे रूट अंडर में जब इसका 4 का करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 2 आ गया है। ये जो 2 जो है दोस्तों ये एक परिमेय संख्या, आप लोग को पता होगा जो 2 है वो परिमेय संख्या, और यहाँ पे जो √2 है वो अपरिमेय संख्या, या फिर √3 जो 3 है दोस्तों ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, इसका भी √3 जो 3 है वो यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका भी जैसे यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे एक और जो एग्जाम्पल देखते हैं ये परिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है परिमेय संख्या। तो इसमें आप लोग का यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो दिख रहा है इसका जो आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। जो आंसर जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हल, यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं, तो इसका हल जो है यहाँ पे है दोस्तों वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे असत्य, और असत्य क्यों होगा कारण यहाँ पे दिखाना, तो आप लोग यहाँ पे ये रीजन दिखा सकते हैं इसे कुछ पास से। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोग को लिखना जैसे नीचे साइड इसका मैं आप लोग को यहीं पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे साइड सबसे पहले आप लोग को क्या करना है ये वाला लिख लेना असत्य। उसके बाद यहाँ पे एक उदाहरण एक तरह से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग कर देंगे उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण, और उसके बाद यहाँ पे नीचे साइड इस तरह से आप लोग को ये बना देना है जिसमें कि ये सारा एग्जांपल देना है, और यहाँ पे नीचे लिख देना है। यहाँ पे आप लोग जैसे कुछ पार्ट लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि √4 जो 4 है, √4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। ठीक है, तो कुछ बार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन इसको बैक कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए इस बार से हमारे पास ये फुल
क्वेश्चन जो आ गया मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर दूंगा। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें कि हम लोग से पूछा जा रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूल नंबर 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। जो रूल नंबर 5 है उसे हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना। तो इसके लिए हम लोग सिंपली दोस्तों एक यहाँ पे रूलर ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका बीच में यहाँ पे 0 पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली 1 पॉइंट देंगे जिसका कि 1 होगा, और यहाँ पे 2 पॉइंट देंगे जिसका कि मान 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, ठीक है। तो इसका मान हो गया 2। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये संख्या रेखा हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे इसका -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, दिखाइए कि रूट अंडर 5 किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो एक तरह से हल हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे हम लोग एक साइड में जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे, रफ एक तरह से कर सकते हैं। तो रूट अंडर 5 को दोस्तों आप लोग को पता है हम लोग कुछ स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, जैसे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से लिखेंगे तो ये हमारे पास रूट अंडर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रूट अंडर 2 जो है उसे यहाँ पे 2 पे यहाँ पे 1 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले मैं इसे बैक करता हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तरह से हम लोग इसे डिसाइड कर सकते हैं एक तरह से कि ये 1 पॉइंट है। उसके बाद इसका जब हम विकर्ण को मिलाएंगे दोस्तों यहाँ पे, ये हमारे पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे मैं ओ कर लेता हूँ मान इसका, और इसका मान कर देता हूँ ए, और इसका मान कर देता हूँ यहाँ पे बी, ठीक है। ये हम लोगों ने तीनों पॉइंट का यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि आप लोगों को पता होगा ये हमारा जो पॉइंट है वो 2 जिसे यहाँ पे इसका लेंथ है, और इसका यहाँ पे 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो 1 हो गया, और यहाँ पे इसका 1 यहाँ पे एक तरह से लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 एंड ये हो गया हमारा 1 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे इसका आंसर्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे, तो इसका रूट अंडर 5 का जो मान है दोस्तों वो आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूंगा, यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ, आप लोग देखते हैं कुछ स्क्वायर से। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पे OB का जो हमारा मान है दोस्तों इसको निकालना, तो हम लोग OB यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर है दोस्तों उसको रूट अंडर में यहाँ पे कर देंगे इस साइड, और OA का जो हमारा मान है दोस्तों वो यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है। तो हम लोग 2 यहाँ करके 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB का जो मान है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली थोड़ा नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारा रूट अंडर 5 का मान आ चुका है, जो कि यहाँ पे ओ है जो हमारा इसका लेंथ हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे रूट अंडर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को स्केल से यहाँ पे निरूपित करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो इसका लेंथ दोस्तों इसे जब आप लोग मिलाएंगे यहाँ पे जब स्केल से जो इसका लेंथ है वो, तो यहाँ पे अराउंड यहाँ पे ये इतना दूर पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे रूट अंडर 5 होगा, ठीक है। ये हमारे पास रूट अंडर 5 यहाँ पे आ चुका है, जो कि देखते हैं यहाँ पे ये हमारा रूट अंडर 5 को संख्या रेखा पर हम लोग कुछ पार्ट से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिख देना ये जिससे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकाला गया, और यहाँ पे कुछ पार्ट से जिसे इसका जो है यहाँ पे सारा आप लोग को कर देना, तो ये आप लोग का आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है, एक्सरसाइज 1.2 का। अब चलिए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का, जिससे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें कि आप लोग को है कि यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया दोस्तों, जिसमें कि वर्गमूल जो सर्पिल है, सर्पिल की एक तरह से रचना करना। यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक सर्पिल दिया गया, जो कि इसी क्वेश्चन का है, जिसमें कि मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे सर्पिल को दिया गया। अब इसके आगे के जो सर्कल है उसे हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्कल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु लीजिए, और एकक लंबाई का रेखाखंड जो है दोस्तों वो OP खींचिए। एक लंबाई वाले OP पर लंब यहाँ पे रेखाखंड PP खींचिए। अब यहाँ पे उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए आकृति 1.9, ठीक है। तो यहाँ पे वो आकृति जो 1.9 है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे अब यहाँ पे OP पर यहाँ पे लंब रेखाखंड PP खींचिए। उसके बाद यहाँ पे तब OP पर लंबे रेखाखंड PP खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OP एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप यहाँ पे
यहाँ पे देखते हैं आप लोग लिखे हो, आप रेखाखंड पीपी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे बिंदु OP1 OP2 OPN तक यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और इन्हें मिलाकर √2 √3 √4 यहाँ पे को यहाँ पे दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये सर्पिल हम लोग को यहाँ पे एक तरह से बनाना है, जो कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स इसका एक तरह से डेमो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ठीक है, किस बार से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे O बिंदु हम लोग डिसाइड कर लेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे हमारा बीच में हो जाएगा, जो कि हमारा सेंटर बिंदु कैसे कर सकते हैं, ये सेंटर हो जाएगा, इसका हम लोग नेम रख देंगे O, ठीक है। तो यहाँ पे O पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे खींचना, जो कि कुछ पार से आ जाएगा, जिससे कि हम लोग P1 यहाँ पे इसका नेम रख देंगे, ठीक है। P1 यहाँ पे कुछ पार से रखेंगे। उसके बाद जो हमारा इस पे सबसे पहले एक लंब यहाँ पे खींचना है, जो कि 1 पॉइंट का होगा, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल का है दोस्तों। तो ये हमारा जो लेंथ है वो यहाँ पे 1 है और इसका भी लेंथ यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 1 और इसका भी लेंथ यहाँ 1। उसके बाद हम लोग को क्या बताया जा रहा है, OP यहाँ पे एक जो है इसे जिसे मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कुछ पार से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक सर्कल सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक इस तरह से आ गया, और इसका जो हम लोग नेम रखेंगे दोस्तों वो यहाँ पे P2 रख देंगे। अब यहाँ पे चूंकि आप लोग को पाइथागोरस पर में अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें कि आप लोग को यदि OP2 का यहाँ पे यदि लंबाई निकालना है, जैसे यहाँ पे OP2 कितना है, तो यहाँ पे आप लोग को जैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर इक्वल टू OP, जैसे यहाँ पे OP1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे P1 P2 का स्क्वायर, ठीक है। P1 P2 का यहाँ पे स्क्वायर, तो कुछ पार से करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे OP2 इक्वल टू यहाँ पे OP2 इक्वल टू OP1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे OP1 का डायरेक्ट मैं मान ही लिख देता हूँ, इससे इतना लॉन्ग लिखने से बेटर है। हम लोग डायरेक्ट OP1 का यहाँ पे OP2 का जो मान है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रूट अंडर कर लेंगे, और जो हमारा OP1 का है यहाँ पे इससे 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे 2, इसका जो है फाइनल मान यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ गया दोस्तों वो यहाँ पे √2 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये हमारा √2 आ गया। तो इसी प्रकार से जब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जिससे सर्कल बनाएंगे, जिससे यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे P2 से फिर से एक यहाँ पे लंब इस पार से खींचना है, जिसका कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा, फिर यहाँ पे इसको मैच कर देना। और यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे ये चूंकि √2 हो गया, ये तो हमारा 1 लेंथ है, तो यहाँ पे इसका फिर से जब हम लोग निकालेंगे कुछ इसी प्रकार से, तो यहाँ पे जब इसका मान होगा तो यहाँ पे देखिए √2 यहाँ पे कुछ पर जाएगा, यहाँ पे जो ये OP2 है इसमें यहाँ पे √2 का स्क्वायर होगा, तो इसका 2 ही मान हो जाएगा। एंड जो 1 का है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे √3 यहाँ पे कुछ पर से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से √3 √4 √5 यहाँ पे आता जाएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देखते हैं, जब यहाँ पे नेक्स्ट का हम लोग करेंगे, जिससे इसका √3 आया तो √3 का स्क्वायर फिर से 3 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे √4 आ जाएगा। अब √4 का आप यहाँ पे √4 लिखने चाहिए √4 लिखिए, या फिर 2 लिखना चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट एग्जाम्पल आ जाइए, इसका आंसर आ जाएंगे। तो हम लोग इसका सिंपली एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले फिर से यहाँ पे इसका जो मान हो गया √3 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल है, एंड यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे P3 हो गया था, उसके बाद यहाँ पे P4 हो गया, एंड यहाँ पे देखते हैं इसका फिर से जो इसका मान आ गया वो यहाँ पे √4 था, तो इसका हम लोग 2 ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कुछ पार से हमारे पास सर्कल बनता जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मान हो जाएगा √5, और यहाँ पे इसका हो जाएगा P5, ठीक है। फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर से यहाँ पे ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे P6 हो जाएगा, एंड इसका जो लेंथ है वो यहाँ पे √6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पर से √6 आ गया। फिर इसका हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये सर्कल बनता जाएगा, और यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लास्ट में आके यहाँ पे मैच हो जाएगा दोनों, ठीक है। उस पार से जाएगा यहाँ पे, और ये लास्ट में हमारा 90 डिग्री का एंगल ये हर बार बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ पार से ये सर्कल मैच हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आप लोग के पास दोस्तों कुछ बार से जैसे एक सर्कल हम लोगों ने बनाया, जो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो ये कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप बेशक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जैसे एक्सरसाइज 1.3 वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, आप उसे जाकर देखिएगा। और यदि हमारे अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उसे भी जाकर देखिएगा, ताकि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे ट्यूटोरियल का या फिर ये लेक्चर का वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग का जो फ्रेंड लोग हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं।